बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के हमले, 5 सीरियन सिपाही हलाक। रशिया यूक्रेन जंग के मकसद हासिल करने में नाकाम हो गया, अमरीकी ओहदेदारों ने किया दावा। यूक्रेन जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, मोदी से मुलाकात में पुतिन ने दिलाया यकीन। खराब सेहत की अफवाहों के बीच खामनाई मंजर आम पर अरबईन की मजलिस में शरीक। अरबईन के मौके पर करबला में लाखों अज़ादार जमा, नवासे रसूल इमाम हुसैन को चहलुम पर खिराज अकीदत। फलस्तीनी इलाकों की सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है, यूनाइटेड नेशंस ने दी वार्निंग। मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसूमात के लिए आलमी लीडर्स लंदन में जमा, बकिंगम पैलेस में इतवार को इस्तकबालिया। हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन में शामिल होने का दिन अलग अलग जाविये से मनाया गया। केसीआर ने अमित शाह के प्रोग्राम का किया बॉयकॉट, कहा तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडल ईस्ट से शुरुआत। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के एक हवाई हमले में सीरिया के 5 सिपाही हलाक हो गए। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया कि इस हमले में जानी और माली नुकसान हुआ। यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक जुमे की रात 1:15 बजे हुआ। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली तंजीम ने, जो लंदन से काम करती है, बताया कि सीरिया के 5 सिपाही और ईरान की मदद रखने वाले 2 फाइटर्स भी हलाक हुए। इसराइल वक्फे से सीरिया में इस तरह के हमले करता है। पिछले महीने ऐसे ही एक हमले में 3 सिपाही हलाक हुए थे। इसके अलावा पिछले दिनों एलेपो एयरपोर्ट को 2 बार निशाना बनाया गया। 2011 में सीरिया की जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने ऐसे सैकड़ों हमले किए हैं। आमतौर पर इन हमलों में ईरान और हिजबुल्लाह के मफादात को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। इसराइल कभी कभार ही इस तरह के हमलों का इकरार करता है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हमास के फैसले की तारीफ की है। अरबईन के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ज़्यादातर फ़लस्तीनियों का ख्याल है कि बातचीत का रास्ता बेकार है और मुज़ाहमत ही एक रास्ता है, और उन्होंने कहा कि सीरिया हमेशा फ़लस्तीन और कुद्स के साथ खड़ा रहा। अमेरिका की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग के मकसद हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पेंटागन ओहदेदारों ने कहा कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उसे भारी नुकसानात हुए हैं। डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बियर ने कहा कि हम इस मरहले पर पहुंच गए हैं जहां पुतिन को अपने ऑपरेशंस पर दोबारा गौर करना पड़ रहा है। ये बात साफ होती जा रही है कि वो अपने मकसद हासिल नहीं कर पा रहे हैं और सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा वो चाहते थे। अमरीकी सदर जो बाइडन और दूसरे ओहदेदारों ने अपने हालिया बयानात में यूक्रेन की फौज के जवाबी हमलों की निशानदेही की है। हालिया अरसे में यूक्रेन की फौज ने मगरबी मुल्कों की फौजी मदद से कई इलाके रशिया से दोबारा हासिल कर लिए। रशिया के अंदर भी पुतिन को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन जंग के 206 दिन पूरे हो गए हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि रशिया से छुड़ाए गए एक इलाके इज़्योम में सैकड़ों लाशें मिली हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट (SCO) के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए कहा कि वो यूक्रेन जंग जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन जंग के बारे में इंडिया की तशवीश को समझ सकते हैं। मुलाकात के दौरान मोदी ने पुतिन से कहा कि वो बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें।
रशियन हुकूमत ने कहा कि मॉस्को जल्द से जल्द जंग खत्म करना चाहता है। नई दिल्ली और मॉस्को के तारीखी ताल्लुकात हैं। सर्द जंग या कोल्ड वॉर के दिनों में दोनों मुल्क इत्तेहादी थे। रशिया इंडिया के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है। हाल ही में यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने रशिया के खिलाफ पाबंदी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया रशिया के साथ डीलिंग्स करता रहा, जिससे मगरबी मुल्क खुश नहीं थे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की सेहत के ताल्लुक से कई अफवाहें फैल रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दिन ब दिन उनकी सेहत ख़राब होती जा रही है। इन हालात में खामनाई मंजर आम पर आए। उन्होंने अरबईन की एक मजलिस में हिस्सा लिया। खामनाई की वेबसाइट पर दिखाया गया कि सुप्रीम लीडर चल कर आ रहे हैं और अज़ादारों को सलाम कर रहे हैं और अरबईन की मजलिस में हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ खबरों में कहा गया था कि 83 साल लीडर बहुत बीमार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमे को सोर्सेस का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले हफ्ते उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके पेट में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से एक सर्जरी की गई है। ईरानी हुकूमत की सरकारी मीडिया ने इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। खामनाई ईरानी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी के इंतकाल के बाद से 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। 2014 में प्रोस्टेट कैंसर के लिए उनकी सर्जरी हुई थी। लाखों अज़ादारों ने अरबईन के मौके पर करबला में रोज़े हज़रत इमाम हुसैन पर हाज़िरी दी और नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी को याद किया। दुनिया भर से लाखों लोग अरबईन के मौके पर करबला पहुंचे और 80 किलोमीटर तक पैदल चल कर रोज़े में हाज़िरी दी। रास्ते में जगह जगह खैमे और सबीलें लगाई गई थीं और लोग अज़ादारों की खिदमत कर रहे थे। कोरोना वायरस की वबा की वजह से पिछले 2-3 साल से अरबईन के मौके पर अज़ादारों की तादाद बहुत कम रही, लेकिन इस मरतबा ये तादाद काफ़ी ज़्यादा रही। लेकिन अभी कोविड से पहले के मुकाबले में अज़ादारों की तादाद कम रही। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, आज़रबाईजान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों से अज़ादार इराक़ पहुँचे। इराक़ी हुकूमत ने अज़ादारों की सहूलत के लिए मुनासिब इंतज़ाम किए। ईरानी हुकूमत ने कन्फर्म किया कि ईरान से इस साल रिकॉर्ड 30 लाख ज़ायरीन ने अरबईन में हिस्सा लेने के लिए करबला का सफ़र किया। इंडिया और पाकिस्तान में अरबईन इतवार को मनाया जाएगा। ये अरबईन एक ऐसे वक्त आया है जब इराक़ में सियासी बहरान पाया जाता है। सद्दाम हुसैन के दौर में अरबईन जुलूस और मजलिसों पर पाबंदी थी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अरबईन के मौके पर अपने बयान में कहा कि ये मुसलमानों के इत्तेहाद का एक जरिया है। तेहरान में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अरबईन इस्लामी मुज़ाहमत की अलामत है। अरबईन ज़ाहिर करता है कि आशूरा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत करते हुए जॉर्डन की ख़राब सिक्योरिटी सूरत हाल और मगरबी किनारे में रोज़ाना होने वाले जानी नुकसान पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी की जीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सियासी नाकामियों की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हालिया अरसे में इसराइली क्रैकडाउन तेज़ हो गया है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की सरगर्मियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली अहदेदारों ने कुद्स में 2 भाइयों को नज़रबंद कर दिया। ऐसा क्रैकडाउन तकरीबन हर रोज़ हो रहा है। क्वीन एलिज़ाबेथ को हज़ारों लोग कतारों में ठहर कर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। लोगों को कई कई घंटे लाइनों में ठहरना पड़ रहा है। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात पीर को अदा की जाएंगी। कई आलमी लीडर्स आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंच रहे हैं। हुकूमत ने आखिरी रसूमात के सिलसिले में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। हफ्ते को क्वीन एलिज़ाबेथ के पोते प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने ताबूत के करीब एक दुआ या इज्तिमा में हिस्सा लिया। क्वीन एलिज़ाबेथ को खिराज पेश करने वालों की भीड़ में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में एक शख्स को गड़बड़ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि यह शख्स मलिका को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ताबूत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसे पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक लाइन में हर घंटे 2000 लोगों का इजाफा हो रहा है।
آخری رسومات سے پہلے بکنگم پیلس میں اتوار کو نئے بادشاہ چارلز عالمی لیڈرز کے لیے ایک استقبالیہ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں کئی پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز اور بادشاہ حصہ لینے والے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون بھی ان میں شامل ہیں۔ کوئین کی آخری رسومات برطانیہ کی تاریخ کے بڑے پروگراموں اور اجتماعات میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کے لیڈرز کو آخری رسومات میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن سیریا، وینزویلا، افغانستان، رشیا، بیلاروس اور میانمار کے لیڈرز ان میں شامل نہیں ہے۔ انڈیا سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آخری رسومات میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن بھی ان لیڈرز میں شامل ہیں جو آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی کوئین کی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایران میں حجاب نہ پہننے پر ایک عورت کو حراست میں لے لیا گیا، جس کے بعد وہ کوما میں چلی گئی اور اب ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے پر ایران اور دنیا بھر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے لیے ایران کی موریل پولیس کو سخت تنقید کا سامنا ہے۔ عہدیداروں نے محسنہ امینی کی موت کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 22 سالہ عورت کو 2 دوسری خواتین کے ساتھ حراست میں لیا گیا تھا۔ حراست میں وہ بیمار پڑ گئیں اور اب ان کے انتقال کی خبر سامنے آئی ہے۔ بعض مقامات پر احتجاج بھی کیا گیا۔ امینہ کے خاندان نے بتایا کہ وہ گرفتاری سے پہلے بالکل صحت مند تھیں۔ سیٹلائٹ تصویروں سے کنفرم ہو رہا ہے کہ چائنیز سپاہی گوگرا ہاٹ سپرنگ علاقے سے 3 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انڈیا اور چائنا کی فوجی بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 17 ستمبر یہ وہ دن ہے جب 1948 میں انڈین آرمی کے آپریشن پولو کے نتیجے میں نظام کی ریاست حیدرآباد انڈین یونین میں شامل ہو گئی تھی۔ اس سال اس دن پر خوب سیاست ہو رہی ہے۔ الگ الگ پارٹیاں الگ الگ زاویے سے یہ دن منا رہی ہیں۔ ٹی آر ایس، بی جے پی، مجلس اور دوسری پارٹیاں الگ الگ طریقے سے یہ دن منا رہی ہیں۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اس موقع پر تلنگانہ کی عوام سے کہا کہ وہ ریاست میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی سازشوں سے چوکس رہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے تلنگانہ کی تہذیب کو پلیوٹڈ کیا جا رہا ہے اور ہم آہنگی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کے سی آر نے کہا کہ لمبی لڑائی کے بعد تلنگانہ ریاست بنی اور کئی شعبوں میں ریاست نے ترقی کی، لیکن انتشار پسند طاقتیں بدامنی پیدا کر رہی ہیں۔ 17 ستمبر قومی یکجہتی کی علامت ہے، لیکن سیاسی فائدے کے لیے اس دن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے اس موقع پر باغ عامہ میں قومی جھنڈا لہرایا۔ انہوں نے پولیس کی سلامی لی۔ اس سے پہلے تلنگانہ ریاست کے لیے جان قربان کرنے والوں کو گن پارک میں یاد کیا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ اور سینئر بی جے پی لیڈر امت شاہ نے 17 ستمبر کے حوالے سے ایک پروگرام میں حصہ لیا، لیکن چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اس پروگرام کا بائیکاٹ کیا۔ مرکزی وزارت کلچر نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا۔ امت شاہ نے اس موقع پر قومی جھنڈا لہرایا اور رنگا رنگ پریڈ کی سلامی لی۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایک ناتھ شنڈے اور کرناٹک کے وزیر ٹرانسپورٹ بی سری راملو نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ تینوں ریاستوں سے 1200 فنکاروں نے تقریبات میں حصہ لیا۔ تلنگانہ، کرناٹک اور مہاراشٹر کے کچھ حصے سابق ریاست حیدرآباد میں شامل تھے۔ پہلی مرتبہ انڈین گورنمنٹ نے سرکاری طور پر یہ دن منایا ہے۔ مرکزی وزیر ٹورزم و کلچر جی کشن ریڈی نے تینوں ریاستوں کے چیف منسٹرز کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی تھی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بی جے پی پچھلے 25 سال سے 17 ستمبر کو سرکاری طور پر منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ عوام 74 سال سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مجلس کا نام لیے بغیر کشن ریڈی نے کہا کہ رضاکاروں کی وارث جماعت کو بھی ترنگا لہرانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ بعض لوگ ابھی رضاکاروں سے ڈرتے ہیں۔ سکندرآباد میں پریڈ گراؤنڈ پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہنوں سے ڈر و خوف ختم کر دیں اور فخر اور دیش بھکتی کے ساتھ تلنگانہ کی آزادی کا دن منائیں۔ انہوں نے سابق ریاست حیدرآباد میں رضاکاروں سے لڑنے والے لوگوں کی قربانیوں کو محفوظ بنانے کا مشورہ دیا۔ سردار پٹیل یہ دونوں نے منشی جی نے ایجنٹ جنرل ناٹے رپورٹ لی اور ماؤنٹ بیٹن کے 3rd ڈومینین کی پریکلپنا کو وچھید کرتے ہوئے سردار پٹیل نے یہاں پولیس ایکشن لیا اور ہمارا یہ حصہ آزاد ہوا۔
मित्रों 13 सितंबर से 17 सितंबर 109 घंटे तक अनेक वीर यहां पर शहीद हुए। मैं अभी अभी उन वीरों के शहीद स्मारक को श्रद्धांजलि देकर यहां आया हूं। मित्रों, रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मफूसा और गैर मफूसा के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक दिन पहले इसी मुनासिबत से बाइक रैली निकाली थी और एक जलसा रखा था जिससे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब किया था। वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मानती है कि निजाम की हुकूमत जरूर थी, मगर क्या निजाम की हुकूमत, निजाम हुक्मरान थे तो क्या हैदराबाद भारत से अलग था? हैदराबाद भारत से जुड़ा हुआ था। यकीनन सबसे बड़ी रियासत एक जागीरदार या एक बादशाह की थी, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर निजाम की हुकूमत थी। मगर हम हमारे मुखालिफिन को बताना चाह रहे हैं जो गोडसे के पुजारी हैं, याद रखो भारत जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो हर हैदराबाद की आवाम के दिल में खुशी थी। यकीनन निजाम की हुकूमत थी, 160 लाख की आबादी थी जिसमें 90% हमारे हिंदू भाई थे और 10% मुसलमान थे। मगर ये बोल देना कि 10% खुश नहीं थे क्योंकि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, इससे बढ़कर झूठ कोई और नहीं हो सकता। मैं आज इस जलसे में खड़े होकर इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी लड़ाई सियासी है और सियासी रहेगी। हमको उस वक्त भी अटूट भरोसा था भारत के आईन पर, संविधान पर, और आज भी है और कल भी रहेगा। जिन लोगों के दिलों में इस तरह की बातें पैदा होती हैं, मैं इनके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जाकर अपने दिमाग का इलाज करा लो। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम अपना कागज सर्टिफिकेट लेकर कचरे की कुंडी में डाल दो, हमारे पास उसकी कोई कीमत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी की वारिस नहीं है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो तुर्रेबाज खां से, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से है। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर तंज करते हुए कहा कि मुल्क उनके जन्मदिन पर बेरोजगारी के कौमी दिन के तौर पर उसे मना रहा है। पार्टी ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म अपने वादों के मुताबिक रोजगार फराहम करने में नाकाम रहे हैं। अपोजिशन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हमारी सियासी और नजरियाती लड़ाई जारी है। हमारे खिलाफ उनका इंतकाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें 72वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इसराइल के हमले, 5 सीरियन सिपाही हलाक। रशिया यूक्रेन जंग के मकसद हासिल करने में नाकाम हो गया, अमरीकी ओहदेदारों ने किया दावा। यूक्रेन जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, मोदी से मुलाकात में पुतिन ने दिलाया यकीन।
خراب صحت کی افواہوں کے بیچ خامنائی منظر عام پر اربعین کی مجلس میں شریک۔ اربعین کے موقع پر کربلا میں لاکھوں عزادار جمع، نواسہ رسول امام حسین کو چہلم پر خراج عقیدت۔ فلسطینی علاقوں کی صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے، یونائیٹڈ نیشنز نے دی وارننگ۔ ملکہ ایلزابتھ کی آخری رسومات کے لیے عالمی لیڈرز لندن میں جمع، بکنگھم پیلس میں اتوار کو استقبالیہ۔ حیدرآباد ریاست کے انڈین یونین میں شامل ہونے کا دن الگ الگ زاویے سے منایا گیا۔ کے سی آر نے امت شاہ کے پروگرام کا کیا بائیکاٹ، کہا تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔